समुद्री इतिहास में जिस जहाज का नाम आज भी विस्मय, दुख, अभिमान और सीख का प्रतीक है, वह है आरएमएस टाइटैनिक। मानव अभियांत्रिकी के स्वप्न का शिखर और साथ ही मानव अहंकार के टूटे हुए दर्पण का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब। कहानी की शुरुआत 20वीं सदी की दहलीज से होती है, जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। उद्योग, विज्ञान, यात्रा, अमीरों का वैभव और यूरोप अमेरिका के बीच बढ़ता यातायात, सब मिलकर ऐसे युग का निर्माण कर रहे थे जहां मनुष्य को लगने लगा था कि अब प्रकृति पर उसका पूरा अधिकार है। समुद्र, तूफान, बर्फ, ये सब उसे चुनौती नहीं देते थे। इसी वातावरण में ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने निर्णय लिया कि वह दुनिया के सबसे विशाल, सबसे आरामदायक और प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक जहाज बनाएगी, जो न सिर्फ गति में बल्कि भव्यता में भी दूसरों से आगे हो। इस महत्वाकांक्षा को साकार करने की जिम्मेदारी हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड के इंजीनियरों और हजारों मजदूरों पर थी। बेलफास्ट शहर में 1909 से 1912 तक लगभग 3 सालों तक लोहे, स्टील, रिवेट्स और मानव परिश्रम की खनक गूंजती रही। टाइटैनिक को बनाते समय ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर एक ही सपना देख रहा हो, एक ऐसी धातु की काया का निर्माण जो समुद्र को अपनी राह से मोड़ सके। हर रिवेट के साथ मजदूरों को यह एहसास होता था कि वे किसी साधारण जहाज को नहीं, बल्कि दुनिया के चमत्कारों में गिने जाने वाले एक चलित महल को जन्म दे रहे हैं। टाइटैनिक की लंबाई 800 फीट से अधिक थी, इतनी कि कोई भी ट्रक, ट्रेन या शहर की सड़क उसके बगल में बौनी लगती। उसके डेक, सीढ़ियां, लाउंज, डाइनिंग हॉल, जिम्नेशियम, तुर्की बाथ, स्विमिंग पूल, संगमरमर की सजावट, सब कुछ यह जताता था कि यह जहाज सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि समुद्र पर चलती दुनिया है। इसे अनसिंकेबल, अडूबनी कहा जाने लगा था। तकनीकी रूप से यह दावा पूरी तरह सही नहीं था, किंतु युग का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि लोग इसे सच मानने लगे थे। अखबारों ने लिख दिया कि टाइटैनिक को डुबोने के लिए परमेश्वर को भी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। यह वाक्य भले ही मजाक में लिखा गया हो, ... पर इतिहास ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। 1912 की अप्रैल में जब ये अपने प्रथम अटलांटिक पार यात्रा के लिए तैयार हुआ, तब साउथहैम्पटन बंदरगाह पर उत्साह और उत्सुकता दोनों चरम पर थे। पहले वर्ग के अमीर यात्री यूरोप की उच्च वर्गीय संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए जहाज पर चढ़ रहे थे। शानदार टोपी, महंगे सूट, हीरे जवाहरात, नृत्य, संगीत, सामाजिक प्रतिष्ठा का गर्व। उनके लिए टाइटैनिक एक चलती हुई हवेली थी, जहां हर सेवा उनकी उंगली के इशारे पर उपलब्ध थी। दूसरी ओर तीसरे वर्ग के यात्री भी थे, यूरोप के गरीब मजदूर, परिवार, बच्चे, जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने की आशा लिए इस जहाज पर चढ़े थे। उनके लिए ये यात्रा उम्मीद का पुल थी, एक ऐसी किनारी जहां पहुंचकर शायद जीवन बेहतर हो जाएगा। समुद्र में उतरते ही टाइटैनिक अपने पूरे वैभव के साथ गति पकड़ने लगा। जहाज की मशीनें एक विशाल धातु के दिल की तरह धड़कती थीं। बॉयलरों का तापमान, भाप की वेगपूर्ण धुन और इंजनों का कंपन एक लय में चलता था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जिनकी आयु 60 से ऊपर थी और जिन्हें अपने अनुभव के कारण समुद्र का बुजुर्ग कहा जाता था, इस यात्रा को अपने करियर की अंतिम यात्रा बनाने वाले थे। यह उनके लिए सम्मान की बात थी कि वे दुनिया के सबसे महान जहाज को उसके पहले सफर पर ले जा रहे थे। दिन बीतते गए, जहाज पर मनोरंजन चलता रहा। डिनर, संगीत, चाय पार्टियां, नृत्य, बातचीत, बच्चों का खेल, अमीरों का प्रदर्शन, गरीबों का उत्साह और विशाल अटलांटिक की नीली छाती पर धूप और तारों की चांदनी। टाइटैनिक पूरी तरह जीवंत था, जैसे एक तैरता हुआ नगर हर घंटे नए अनुभवों का निर्माण कर रहा हो। लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, डेक पर घूम रहे थे, समुद्र की गहराई को निहार रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही दिनों बाद
यह जहाज इतिहास का सबसे भयावह समुद्री हादसा बन जाएगा। 14 अप्रैल 1912 का दिन समुद्र पर बेहद शांत था। हवा स्थिर, लहरें नरम और तापमान काफी ठंडा। लेकिन अब तक वायरलेस ऑपरेटरों ने कई बर्फीले पहाड़ आइसबर्ग की चेतावनियां प्राप्त कर ली थी। उत्तरी अटलांटिक का वह हिस्सा वसंत में खतरनाक माना जाता था, क्योंकि ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों से टूटे बर्फीले पहाड़ दक्षिण की ओर बहते हुए जहाजों के रास्ते में आ जाते थे। टाइटैनिक को भी ये चेतावनियां मिली, परंतु जहाज इतना विशाल और आधुनिक माना जाता था कि किसी भी टकराव की संभावना को गंभीरता से नहीं लिया गया। वायरलेस ऑपरेटर भी भारी काम में व्यस्त थे। उन्हें यात्रियों के निजी संदेशों को अमेरिका भेजना था। बर्फ के बारे में आई चेतावनियां कभी कभी कप्तान तक पूरी विस्तार से नहीं पहुंच पाती थीं और कई तो केवल प्राप्त करके रख दी जाती थीं। रात उतरते उतरते तापमान शून्य से नीचे चला गया। समुद्र की सतह शीशे की तरह चमक रही थी, बिना लहरों के, बिना शोर के, पूरी तरह शांत। नाविकों के लिए यह स्थिति खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ऐसी सतह पर बर्फ के पहाड़ दूर से दिखना कठिन हो जाता है। आमतौर पर आइसबर्ग लहरों में टकराने से सफेद फोम बनाते हैं, लेकिन लहरें न होने से वे लगभग अदृश्य से हो जाते हैं। रात 11:40 बजे टाइटैनिक के मस्तूल पर तैनात 2 निगरानी कर्मियों को अचानक अंधेरे में एक विशाल काला आकार दिखा। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और ब्रिज को सूचना दी। अधिकारी विलियम मर्डॉक ने तुरंत हार्ड स्टारबोर्ड का आदेश दिया और इंजन को पीछे करने को कहा। परंतु टाइटैनिक का विशाल आकार, उसकी गति और समुद्र की भौतिक सीमाएं, इन सब के सामने यह आदेश पर्याप्त नहीं था। जहाज थोड़ा मुड़ा, पर पूरी तरह नहीं। आइसबर्ग का दायां किनारा टाइटैनिक के दाहिने हिस्से को रगड़ते हुए गुजरा, उसकी स्टील प्लेटों को अंदर की ओर मोड़ते हुए रिवेट उखाड़ता हुआ और 5 जलरोधी कंपार्टमेंट एक एक कर खोलता चला गया। टक्कर इतनी हल्की थी कि कई यात्रियों को यह साधारण झटका लगा। कुछ को लगा कि शायद प्रोपेलर में कुछ फंस गया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक की किस्मत बदल चुकी है। पानी अत्यधिक ठंडा था, लगभग -2 के सेल्सियस था, और वह तेजी से जहाज के निचले भाग में भरने लगा। इंजीनियरों ने निरीक्षण किया और कैप्टन स्मिथ को बताया कि टाइटैनिक अब नहीं बच सकता। इसके 5 कंपार्टमेंट में पानी भर रहा है, जबकि जहाज इस तरह बना था कि केवल 4 कंपार्टमेंट तक के नुकसान को ही झेल सकता था। यह सुनकर कप्तान के चेहरे पर मृत्यु की गंभीर छाया उतर आई। ऊपर डेक पर लोग अब भी अनजान थे। संगीत बज रहा था, कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ सो चुके थे और कुछ तारों को देख रहे थे। लेकिन नीचे मशीन रूम में भय फैल गया था। इंजीनियर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पंप चल रहे थे, कर्मचारियों को आदेश दिए जा रहे थे, वायरलेस ऑपरेटर एसओएस भेजने लगे। यह समुद्री इतिहास में पहली बार था कि एसओएस संदेश व्यापक रूप से उपयोग में आया। नज़दीकी जहाज़ों को मदद के लिए बुलाया गया, पर अधिकांश बहुत दूर थे। केवल एक जहाज़ आरएमएस कारपेथिया संदेश सुनकर तुरंत मदद के लिए निकला, पर वह भी कम से कम 3 घंटे दूर था। घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में झुकने लगा था। अधिकारी लाइफ बोट्स तैयार कर रहे थे, पर यात्री अब भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि यह विशाल जहाज सचमुच डूब सकता है। कोई घबराता, कोई हंसी में उड़ाता और कोई धीमे कदमों से पूछता, सच में हमें नावों में बैठना चाहिए? ऊपर से बैंड संगीत बजाता रहा ताकि लोग घबराए नहीं। टाइटैनिक पर टक्कर के लगभग 40 मिनट बाद भी बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जहाज के झुकाव को कई लोग सामान्य समुद्री उतार चढ़ाव की तरह देख रहे थे। अमीर यात्रियों को लगा कि कप्तान कोई अस्थायी उपाय कर रहा होगा और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अधिकारियों के चेहरों पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। कुछ क्रू सदस्य धीमी आवाज में कह रहे थे कि पानी बहुत तेजी से भर रहा है।
और पंप उसकी गति को रोक नहीं पा रहे। वायरलेस रूम में जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड लगातार बेतहाशा एसओएस संदेश भेज रहे थे। कम एट वंस, वी आर सिंकिंग। डेक पर ठंडी हवा चुभने लगी थी। रात का तापमान बेहद कम था और हल्की हल्की बर्फीली धुंध तैर रही थी। अधिकारी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने का निर्देश देने लगे। तब भी कुछ लोग इस निर्देश को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लगता था कि एक अभ्यास मात्र है या एहतियातन किया जा रहा काम है। आखिर टाइटैनिक को डूबने वाला कौन सा तूफान था? लेकिन धीरे धीरे नीचे के केबिनों में पानी की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ गलियारों में बर्फ जैसे ठंडे पानी की धाराएं फैल गईं। तीसरे वर्ग के कई यात्री घबरा गए, पर उन्हें अपने हिस्से के डेक तक पहुंचने में बाधाएं थीं। जालीदार दरवाजे, गुमराह करने वाले रास्ते और अंग्रेजी न समझने की परेशानी। लेकिन जैसे ही जहाज एक ओर झुकने लगा, सबकी आंखों से अविश्वास हटने लगा। कोई कोई डेक पर दौड़ते हुए कह रहा था, हमारा जहाज सच में डूब रहा है। इस वाक्य का सत्य एक भारी हथौड़े की तरह हर व्यक्ति के दिल पर गिरता था। कुछ महिलाएं डर के मारे रोने लगीं। बच्चे अपनी मां के कपड़े पकड़कर खड़े हो गए। पुरुषों के चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। टाइटैनिक में लाइफ बोट की संख्या उसकी क्षमता के मुकाबले बहुत कम थी। 2200 से भी अधिक लोगों में से केवल लगभग 1178 लोगों को ही नावों में जगह मिल सकती थी। यह जहाज की सबसे बड़ी त्रुटियों में से एक थी। अंग्रेजी कानूनों के अनुसार लाइफ बोट की संख्या जहाज के आकार के अनुसार नहीं, बल्कि उसके तन भार के अनुसार तय होती थी। टाइटैनिक इतना विशाल होने के बावजूद उन्हीं पुराने नियमों के तहत बनाई गई थी, और साथ ही जहाज के मालिकों को लगता था कि इतनी सारी लाइफ बोट्स जहाज की सुंदरता खराब कर देंगी। बैंड अभी भी क्लासिकल धुनें बजा रहा था ताकि लोगों में घबराहट ना फैले। उनका संगीत उस समय टाइटैनिक की डूबती आत्मा की अंतिम सांस जैसा प्रतीत हो रहा था, धीमा, शांत, पर भीतर से टूटा हुआ। कुछ यात्रियों ने कहा था कि यह संगीत उन्हें हिम्मत देता है, पर असलियत में यह आने वाली त्रासदी की पृष्ठभूमि ध्वनि बन चुका था। अधिकारियों ने लाइफ बोट्स में महिलाएं और बच्चे पहले का नियम लागू किया। बहुत से पुरुषों के लिए यह अंतिम क्षणों में अपनी किस्मत स्वीकार करने जैसा था। कोई कोई चुपचाप खड़ा था, अपनी पत्नी और बच्चों को नाव में बैठाते हुए। कोई आखिरी बार हाथ पकड़कर वादा कर रहा था कि वो बाद की नावों में आएगा, जबकि उसे भीतर से पता था कि शायद वो कभी नहीं आएगा। कई नावें आधी खाली छोड़ी गईं, क्योंकि शुरुआती समय में लोग नावों में बैठने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि विशाल टाइटैनिक में रहना छोटी लकड़ी की नावों से ज्यादा सुरक्षित है। पहली कुछ नावें ऐसे ही कम लोगों के साथ पानी में उतरीं। जब तक लोगों ने स्थिति की गंभीरता समझी, तब तक कई नावें जा चुकी थीं। नीचे मशीन रूम में इंजीनियर और फायरमैन मौत से लड़ रहे थे। वे जानते थे कि वे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तब भी बिजली और पंप चलते रहे ताकि ऊपर के लोग नावों में सेफली उतर सकें। यह इतिहास के सबसे महान त्यागों में से एक था, बिल्कुल मौन, किसी तालियों या पहचान के बिना। समय बीतते बीतते टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पूरी तरह झुकने लगा था। समुद्र का पानी जहाज के अंदर ऐसे घुस रहा था जैसे किसी गहरे जख्म से खून बहता है। गलियारे, जिनमें दिन के समय रोशनी और हंसी थी, अब अंधेरे, बर्फीले और भयानक बन गए थे। कुछ लोग रास्ता खोजने की कोशिश में फिसलते, गिरते और ठंडे पानी में डूबते जाते। तीसरे वर्ग के कई परिवार अपने सामान, अपने बच्चों और अपनी उम्मीदों के साथ ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। उनका संघर्ष अधिक कठिन था, क्योंकि वे जहाज की गहराई में रहते थे और बाहर आने के रास्ते जटिल थे। ऊपर डेक पर आखिरी नावें तैयार की जा रही थीं। कैप्टन स्मिथ का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखें भीतर के दर्द को छुपा नहीं पा रही थीं। उन्होंने कई यात्रियों को नावों में चढ़ाने में मदद की, फिर धीरे से कहा कि अब वो ब्रिज पर लौटेंगे। आखिरी क्षणों में उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद वो अपने जहाज के साथ अंत तक रहे। रात लगभग 2 बजने वाली थी। टाइटैनिक अब बहुत अधिक झुक चुका था। डेक पर लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे,
कुछ किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में आकाश की ओर देख रहे थे। बर्फीली हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी कठिन था। बैंड ने अपनी अंतिम धुन बजाई, नियरर माई गॉड टू दी, जिसे कई लोगों ने अपने जीवन का सबसे पवित्र पर सबसे दुखद संगीत कहा। कुछ मिनटों बाद एक भयानक कंपन हुआ। जहाज के पिछले हिस्से ने पानी से उठते हुए ऊपर की ओर झुकना शुरू किया। लोगों ने संतुलन खो दिया। कई फिसलकर नीचे गिरे, कई पानी में गिर गए। जहाज के स्टील बीम टूटने की आवाजें अंधेरी रात में किसी दैत्य की कराह की तरह गूंज रही थीं। और फिर टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया। आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था और पीछे का हिस्सा कुछ क्षणों के लिए सीधा खड़ा रह गया। फिर वह भी समुद्र की अथाह गहराई में समा गया। ऊपर तैरते यात्रियों की चीखें, मदद की पुकारें और ठंड से कांपते लोगों की आवाजें रात के अंधकार को चीर रही थीं। लेकिन यह सब अधिक देर तक नहीं चला। पानी अत्यधिक ठंडा था। कुछ ही मिनटों में अधिकांश लोग बेहोश हो गए और शांत, स्थिर समुद्र में तैरते हुए सन्नाटे का हिस्सा बन गए। चारों ओर फैला अंधेरा, बर्फीला पानी, खाली समुद्र और उसके बीच कुछ नावें जिनमें बैठे लोग इस भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। वे रो भी नहीं पा रहे थे। टाइटैनिक का संगीत, उसकी रोशनी, उसकी भव्यता, सब कुछ एक पल में शांत हो चुका था। केवल रात के बीच लहरों की धीमी आवाज रह गई थी। लगभग 1.5 घंटा बाद आरएमएस कारपेथिया क्षितिज पर दिखाई दी। वह पूरी गति से आई थी, बर्फीले समुद्र को पार करते हुए, और जैसे ही नावों में बैठे लोगों ने उसकी रोशनी देखी, उनमें एक आशा की किरण जाग उठी। कारपेथिया के क्रू ने लगभग 700 से कुछ अधिक बचे लोगों को अंदर लिया। वे कंपा रहे थे, कई सदमे में थे, कई रो रहे थे, कई बिल्कुल शांत थे, सोचने की शक्ति खो चुके। जब कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंची तो दुनिया इस त्रासदी के समाचार से हिल चुकी थी। अखबारों ने टाइटैनिक को मानव अभिमान की सबसे बड़ी हार कहा। दुनिया ने यह मान लिया था कि आधुनिकता हर आपदा को रोक सकती है, लेकिन समुद्र ने साबित कर दिया था कि प्रकृति हमेशा अंतिम शब्द कहती है। जांच आयोग बने, नियम बदले, समुद्री सुरक्षा में क्रांति आई। बहुत सी जानें बाद में उन्हीं नियमों के कारण बचीं जिनकी प्रेरणा टाइटैनिक की दुखद याद थी। पर जो लोग उस रात खो गए थे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, गरीब, अमीर, ऑल समान रूप से इतिहास की सबसे गहरी सीख बन गए। टाइटैनिक आज भी समुद्र की गहराई में शांत पड़ी है, जैसे कोई विशाल टूटा हुआ स्मारक जो हर उस व्यक्ति की यादें अपने साथ लिए हुए है जिसने उस यात्रा में कदम रखा था। मानव सभ्यता के इतिहास में टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं रहा, वह उम्मीद का प्रतीक था, और साथ ही वह चेतावनी भी कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने विनम्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए एजुकेट बालक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।